एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी 12वीं लेखा शास्त्र और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। और इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 19वां भाग है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 को इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो पिछला वीडियो जो पार्ट 18 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 को देखा था। एनसीईआरटी सिलेबस की बुक पेज नंबर 108। बुक हमारा पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे। तो आप एनसीईआरटी बुक आपकी सिलेबस की बुक क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए हम इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, मौली और गोलू के पूंजी खाते 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः दो साझेदार मौली और गोलू, इनका पूंजी खाता बता रहा है, इनका पूंजी का शेष बता रहा है। कब? 1 अप्रैल 2016 को। कितना? क्रमशः, मतलब क्रम से पहले मौली, तो मौली का पूंजी का शेष बता रहा है 40,000 रुपये। इसकी पूंजी 1 अप्रैल 2016 को 40,000 रुपये और गोलू का पूंजी 1 अप्रैल 2016 को 20,000 रुपये का शेष दर्शाते हैं। इनका पूंजी 1 अप्रैल 2016 को शेष बता रहा है, इतना इतना इनके पूंजी के खाते में रुपए है। अब आगे लिखता है वे 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनका जितना भी लाभ होता है उसका बंटवारा कैसे करते हैं? 3 और 2 के अनुपात में। मतलब कि जितना भी लाभ होगा उसके 5 हिस्से करेंगे। 3 और 2 को आप जोड़ते हैं तो 5 होता है। जितना भी लाभ होगा उसके 5 हिस्से करेंगे। 5 में से 3 हिस्सा 5 टुकड़े कर उसमें से 3 टुकड़ा जो है वो मौली को मिलता है और जितना भी लाभ है उसका 2 टुकड़ा जो है वो गोलू को मिलता है। कहने का अर्थ है कि जितना भी लाभ होता है, जैसे ये मान लीजिए कि इनका लाभ है, इसके बराबर बराबर 5 टुकड़े किए जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसका 3 हिस्सा 1 2 3, ये 3 हिस्सा जो है वो मौली को जाता है और 2 हिस्सा जो है वो गोलू को जाता है। तो यही अनुपात बनता है 3:2 का। ठीक है, वे 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। मतलब कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कितना से? 10% की दर से, तथा आहरणों पर 12% की दर से प्रभार अनुमत है। और आहरण पर जो है वो 12% की दर से ब्याज अनुमत है। पूंजी पर ब्याज 10%, आहरण पर ब्याज 12%। गोलू ने 1 अगस्त 2016 को, गोलू ने क्या किया? 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपए का ऋण फर्म को दिया। गोलू ने इस फर्म को 1 अगस्त 2016 को ऋण भी दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर शुरू में शेष बताया था 1 अप्रैल 2016, मतलब हमारा वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को और समाप्त होगा 31 मार्च 2017 को। अब इस वर्ष के दौरान गोलू क्या करता है? 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपए ऋण के रूप में फर्म को देता है। ठीक है, मतलब कि वो ऋण दे रहा है, तो ये हमको बता रहा है किस लिए? क्योंकि ऋण, एक साझेदार ने व्यापार को ऋण दिया है तो उस पर उसको क्या दिया जाएगा? ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। हम देखते हैं आगे। फिर लिखा है वर्ष के दौरान मौली ने 1,000 रुपए, वर्ष के दौरान मौली ने 1,000 रुपए प्रति माह, 1,000 रुपए प्रति माह के प्रारंभ में आहरित किए। मतलब मौली आहरण कर रही है हर महीना 1,000 रुपए
एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1000 रुपए करके वो हर महीने निकालेगी, तो वो पूरा मिलाकर साल भर में 12,000 रुपए आहरण कर रही है। अब ये आहरण वो 1000 रुपये हर महीने कर रही है, तो कब कर रही है? माह के प्रारंभ में। माह का प्रारंभ इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी आपको आहरण पर ब्याज का कैलकुलेशन करने के, गणना करने को बोलेगा, और आपको फिर वो सूत्र लगाना पड़ेगा माह के प्रारंभ वाला, जब आहरण माह के प्रारंभ में किया जाता है। ठीक है, तो लिखता है वर्ष के दौरान मौली ने 1000 रुपये प्रति माह के प्रारंभ में आहरित किए, जबकि गोलू ने प्रति माह, गोलू भी प्रति माह हर महीने वो भी निकालता है 1000 रुपये, जबकि गोलू ने प्रति माह के अंत में 1000 रुपये आहरित किए। गोलू भी 1000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, मगर ये क्या करता है, ये हर महीने के प्रारंभ में निकालती है, और गोलू जो है वो हर महीने के अंत में निकालता है। जैसे जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में मौली जो है वो शुरू दिनांक को, मतलब 1 तारीख को, 1 जनवरी को वो 1000 रुपये आहरित करती है। और जब गोलू को हम देखते हैं तो गोलू 31 जनवरी मतलब महीने के अंतिम दिनांक पर आहरण करता है। तो हमको दोनों तरीकों से आहरण पर ब्याज निकालना पड़ेगा, एक माह के प्रारंभ वाला और एक माह के अंत वाला। आगे लिखा उपर्युक्त समायोजनों को करने से पूर्व, मतलब कि ऊपर की जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, उपर्युक्त समायोजनों के करने के पूर्व, मतलब इन चीजों को करने से पहले पूर्व लाभ 20,950 रुपये था। मतलब इस लाभ में इन चीजों का समायोजन नहीं हुआ है, मतलब कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया गया। हमको वही लाभ चाहिए भी जिसमें से कुछ भी चीज समायोजित न हुआ हो। उपर्युक्त समायोजनों के करने से पूर्व लाभ 20,950 रुपये था। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए तथा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। हमको सवाल में दो चीज बनाने को बोल रहा है, एक तो आहरण पर ब्याज परिकलित मतलब गणना करने को कह रहा है, दूसरा चीज हमको साझेदारों के पूंजी खाते को तैयार करने बोल रहा है। तो हमने सवाल को देखा, अब सवाल को हम थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। दो साझेदार हैं, मौली, गोलू, इनका अनुपात 3 और 2 का। वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को। इस दिनांक पर पूंजी 40,000, 20,000। साल के प्रारंभ में इनकी पूंजी 40,000, 20,000। ठीक है, इनका अनुपात 3:2 का। पूंजी पर ब्याज 10%, आहरण पर ब्याज 12%। पूंजी पर ब्याज 10%, आहरण पर ब्याज 12%। और गोलू ने क्या किया, 1 अगस्त 2016 को ये जो व्यापार था, फर्म था, उसको ऋण दिया। कितने का? 10,000 रुपए का ऋण दिया। आगे बताता है कि इन्होंने आहरण किया है दोनों ने। मौली क्या कर रही है? मौली हर महीने 1000 रुपए आहरण कर रही है, वो भी हर महीने के प्रारंभ में। और गोलू भी 1000 रुपए आहरण कर रहा है, मगर हर महीने के अंत में। और उस वर्ष का लाभ कितना है? 20,950 रुपए। हमको आहरण पर ब्याज और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करने को बोला। तो आइए अब हम इस सवाल को देखते हैं। तो हमने सवाल को देखा, जैसे जैसे हम सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हल करेंगे। आप देखेंगे, आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें हमको क्या हल करना है, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो हम जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हल करेंगे। तो ये हमको सवाल क्या क्या बनाने बोल रहा है? हमको सवाल बोल रहा है पूंजी खाता तैयार करने को, और दूसरा चीज आहरण पर ब्याज का परिकलन मतलब गणना करने को कह रहा है, दोनों के लिए। तो हम फॉर्मेट खींचेंगे पूंजी पर ब्याज के लिए। पूंजी पर ब्याज के लिए हम फॉर्मेट खींचते हैं। आप देखेंगे खाता है तो ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया और ये हमारा क्रेडिट पक्ष हो गया। दिनांक विवरण, राशि मौली के लिए और राशि गोलू के लिए। उसी तरह क्रेडिट पक्ष, दिनांक विवरण, राशि मौली के लिए और राशि गोलू के लिए। और दूसरा हमको आहरण पर ब्याज का गणना करने बोल रहा है, तो हमको इसको केवल गणना करना है। हमने पूंजी पर पूंजी खाता का फॉर्मेट खींच लिया और नीचे हमको आहरण पर ब्याज का गणना करना है। हमको दो ही चीज सवाल बोल रहा है, हम दोनों ये हेडिंग में रखेंगे। और बाकी का, क्योंकि पूंजी, जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो इस पे हमको क्या करना होता है कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता का जो लाभ या हानि होता है उसको भी हमको ज्ञात करना होता है। क्योंकि लाभ या लाभ होगा तो पूंजी में जुड़ेगा, या हानि होगी तो पूंजी में घटेगा। तो हमको इसको गणना करना पड़ेगा। इसीलिए हमको रफ वर्क में
रफ वर्क में हमको लाभ एवं हानि विनियोग खाता बनाना होगा। इसको जब हम बनाएंगे तो इससे हमारा क्या निकल कर आएगा, इससे हमारा निकल कर आएगा यानी कि किस रूप में उनको दिया जा रहा है और जो शेष लाभ है वो किस तरह इनको बांटा जा रहा है। यही शेष लाभ जो है वो चला जाएगा इनके पूंजी खाते में। ठीक है, तो रफ वर्क में हमको क्या करना होगा, रफ वर्क में हमको लाभ एवं हानि विनियोग खाता तभी तैयार करना होगा। तो ये मैंने रफ वर्क में वर्किंग नोट नंबर 1 में रफ वर्क में मैंने इसको तैयार करके रखा हुआ, लाभ एवं हानि विनियोग खाता। आप भी इसको खींच लेंगे, विवरण राशि और बाकी का हम कैलकुलेशन के रूप में देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, जहां जहां हमारा कैलकुलेशन आता जाएगा मैं उस तरह आपको कैलकुलेशन बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सवाल को शुरू से पढ़ते हैं और सवाल जहां जहां बोलेगा वहां वहां हम लिखते जाएंगे। तो पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे जब इसमें लिखा है कि मौली और गोलू के पूंजी खाते 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 40,000 और 20,000 रुपए, मतलब कि इनका पूंजी का शेष साल के शुरू में, साल के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2016 को इनका पूंजी 40,000 और 20,000, क्योंकि हम पूंजी खाता हमको तैयार करने बोल रहा है तो हम पूंजी खाते में आते हैं और बताएंगे कि इनका 40,000 और 20,000 रुपए पूंजी का शेष है, क्योंकि ये दायित्व है पूंजी खाता। आप देखेंगे ये पूंजी दायित्व है, व्यापार के ऊपर दायित्व है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर प्रारंभ होता है। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता है, दायित्व जागृत करता है, हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। ठीक है, तो पूंजी खाते क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष लाया गया, मतलब पिछले वर्ष का बचा हुआ शेष था उसको इस वर्ष लाया गया 2016, 1 अप्रैल 2016 को जो हमारा शेष लाया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को शेष लाया गया 40,000 और 20,000 हमने लिख दिया। जो पहला वाक्य लिखा था उसको हमने लिख दिया, जहां पर लिखा था वहां पर। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा लिखता है वे 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाभ के बंटवारे के लिए दिया हुआ, मतलब जितना भी लाभ होता है उसका बंटवारा किया जाएगा 3 और 2 में। जितना भी लाभ होगा उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। 1, 2, 3 और 2 को जोड़ने से 5 होता है। 1, 2, 3, 4, 5 बराबर हिस्से किए जाएंगे। उसमें से 3 हिस्सा मौली को और 2 हिस्सा गोलू को प्राप्त होगा। तो ये हमारे कहाँ पास काम आएगा, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पास करेंगे, जब हम लाभ का बंटवारा करेंगे और देने के पश्चात पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज देने के पश्चात जब हमारा शेष लाभ बच जाएगा, इसमें से 20,950 में से जो शेष लाभ बच जाएगा उसको बांटा जाएगा 3 और 2 के अनुपात में। तो इसका इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाते में। जब इसको हम पूरा बना लेंगे तब इसका उपयोग होगा। तो अभी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य जो पढ़ा हमने, ये इसका बाद में इस्तेमाल होगा। आगे आप पढ़ेंगे पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। पूंजी पर कितना ब्याज देना है, 10% से ब्याज देना है, और आहरण पर 12% से ब्याज देना है। तो हम दोनों ही चीजें निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज कहाँ कहाँ पर लिखाएगा, पहले तो आप देखेंगे लाभ एवं हानि जो आपने रफ में बनाया है, इस लाभ में से जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, अभी मैं इसको नहीं पढ़ाया मैंने, इसलिए अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ये हमारा लाभ हानि विनियोग खाता है और इसमें पूंजी पर ब्याज को डेबिट साइड में लिखा जाता है, मतलब लाभ का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूंजी पर ब्याज लिखना होगा। मौली किस पर पूंजी पर ब्याज 10%, उसका जो प्रारंभिक पूंजी है, प्रारंभिक पूंजी 40 और 20, इस 40 और 20 का 10% दिया जाएगा। तो मौली के लिए उसकी पूंजी प्रारंभ की 40,000, उसका 10% 4,000 रुपए। उसी तरह गोलू के लिए उसका प्रारंभ का पूंजी 20,000 है, उसका 10% 2,000 रुपए। तो दोनों का आप देखेंगे 40,000 का 10%, जब आप इससे निकालेंगे 40,000 का 10% तो आपका निकल कर आएगा 4,000, और 20,000 का 10% निकल कर आएगा 2,000 रुपए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2,000। इसका मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका वर्किंग भी करके रखा हुआ, वर्किंग भी मैं इसको भी आपको दिखाता हूं। ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 2। देखेंगे पूंजी पर ब्याज, मौली के लिए 40,000 उसकी प्रारंभिक पूंजी, उसका 10%, अंश और हर कट जाएगा, अंश और हर कटेगा 0, यहाँ पास 1 बच गया, यहाँ पास 400 को 10 से गुणा करेंगे 4,000। उसी तरह गोलू के लिए 20,000 का 10%,
अंश और हर कट गया। हर में देखेंगे आप एक आ गया, यहाँ पास 200 और अंश को गुणा करेंगे, 200 को 10 से गुणा करेंगे 2000 रुपये। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में आहरण पर ब्याज आहरण पर ब्याज बोल रहा हूँ, पूंजी पर ब्याज की गणना हो गई। अब ये हमारा एक जगह लिखा गया, हमने लाभ में से बंटवारा कर दिया। अब क्या किया जाएगा, इनको रोकड़ के रूप में देना चाहिए था, रोकड़ के रूप में न देकर इनके पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज के नाम से इनके पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। आप देखेंगे पूंजी इधर से बढ़ती है, इधर से कम होती है। तो पूंजी पर ब्याज इनको रोकड़ के रूप में न देकर पूंजी पर ब्याज क्योंकि मालिकों का है, इनको रोकड़ के रूप में न देकर इनकी पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज 4000 और 2000। तो ये हमारा पूंजी पर ब्याज, दोनों जगह हमने इसको प्रभाव डाल दिया। एक तो लाभ में से बंटवारा किया और दूसरा उनके पूंजी को उतने से बढ़ा दिया जो जो इनको पूंजी पर ब्याज मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। उसी के बाद हमको कहा आहरण पर ब्याज 12%। आहरण पर ब्याज 12%, उसको हम देखते हैं। तो आहरण पर ब्याज आप देखेंगे 12%, आहरणों पर 12% की दर से ब्याज अनुमत है। तो अब हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। आहरण पर ब्याज का कैसे हम करते हैं, तो एक तो आहरण पर ब्याज जो है पूंजी को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये मालिकों पर लगाया जाता है। मालिक क्या किए हैं कि व्यापार से आहरण किए हुए हैं 12,000 रुपए। आप देखेंगे 1,000 रुपए हर महीने का दोनों निकाल रहे हैं, तो 12,000 रुपए उन्होंने आहरण किया है। तो उन्होंने इतना जब आहरण किया तो व्यापार क्या कहेगी, आपने व्यापार से पैसा निकाल लिया, क्या कीजिए आप इस पर ब्याज दीजिए। तो फर्म जो है इनसे ब्याज के रूप में, आहरण पर ब्याज के रूप में वसूल करेगी। अब इनसे रोकड़ न लेकर वो क्या करती है, इनके पूंजी को ही कम कर देती है। इसीलिए हम पूंजी के इसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। देखते हैं पूंजी इधर से बढ़ेगी और पूंजी इधर से कम होगी। तो हम इसको कम कर रहे हैं क्योंकि इनसे पैसा चाहिए था, पैसा न लेकर हम इनको सीधे सीधे इनकी पूंजी को कम करेंगे। तो इसलिए आहरण पर ब्याज जो है वो पूंजी खाते के डेबिट साइड लिखा जाएगा और आहरण को भी पूंजी खाते के डेबिट साइड ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूंजी जब लगाई तो इनकी पूंजी बन गई क्रेडिट होकर। अब जब वो पैसा निकाल रहे हैं निजी उपयोग के लिए, तो इनके क्या कि इन्होंने पैसा निकाल लिया निजी उपयोग के लिए। तो व्यापार क्या कहती है कि आपने जब पैसा लगाया तो हमने पूंजी बना दिया। अब जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो क्या किया जाएगा, आपकी पूंजी को उतने से कम कर दिया जाएगा। तो उनसे पैसा ना वसूल करके वो क्या करती है, इनके पूंजी को ही सीधे आहरण से माइनस कर देती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे आहरण पर ब्याज। जिस सेंटेंस पे हम पहुंचे थे वो था आहरण पर ब्याज। अब आहरण पर ब्याज का थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी प्रविष्टि को देखेंगे। तो आहरण पर ब्याज का, क्योंकि सवाल में हमको आहरण पर ब्याज का कैलकुलेशन करने को बोला है, तो इसको मेन में हम इसको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। वर्किंग नोट में नहीं करेंगे इसको, मेन जो आप सवाल बना रहे हैं उसी के नीचे आप इसको हल करके हमको इसको बताना होगा। ठीक है, तो हम इसी के नीचे बताते हैं। आहरण पर ब्याज का परिकलन मतलब गणना। अब देखेंगे मौली के लिए, तो मौली ने 1000 रुपए हर महीने वो निकाल रही है, तो 12 महीने में कितना निकाल लिया उसने, 12,000 रुपए निकाल लिया। अब क्योंकि उसने 12,000 रुपए निकाल तो लिया, मगर वो 12,000 रुपए एक मुश्त मतलब साल के शुरू में ना निकाल कर वो क्या कर रही है, हर महीने 1000 रुपए निकाल रही है। तो जब हर महीने 1000 रुपए निकाल रही है तो उस पर ब्याज किस तरह लगाया जाएगा देखेंगे आप। आपने अभी मैंने वीडियो नंबर जो हमारा 17 था, जो आहरण पर ब्याज का थियोरटिकल पार्ट है, उस पर मैंने इस जो आहरण की विधियां जो निकालने की उसको मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। यदि आपने आहरण की विधियों को नहीं देखा है तो प्लीज आप 17 नंबर का वीडियो, जो इस चैप्टर का 17 नंबर का वीडियो है, वो उसको देख लें। उस पर आहरण के ब्याज का जो गणना किया जाता है उसका थियोरटिकल मैंने उसमें डिटेल से समझाया हुआ है, उसको देख लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आएगा। तो हम देखते हैं आहरण 12,000 रुपए उसने साल भर में आहरण किया। अवधि, क्योंकि हमको यहाँ पर आहरण पर ब्याज निकालना, तो कितनी अवधि के लिए, क्योंकि हर महीने वो 1000 रुपए निकाल रही है, तो 12,000 रुपए पूरे साल, मतलब कि एक साल नहीं हुआ पूरे 12,000 का, तो हमको उसका अवधि देखना होता है। ठीक है, तो हम अवधि देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आहरण यदि महीने के प्रारंभ में किया जा रहा है, जब भी साझेदार आहरण करता है और वो हर महीने के प्रारंभ में करता है, तो वहां पास अवधि जो होता है वो 6.5 माह का लगाया जाता है। अगर अंतिम में करता है, महीने के अंतिम में करता है, तो आहरण जो है वो 5.5 महीने का लगा, अवधि जो है वो 5.5 महीने का लगाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आहरण 12,000 रुपए, अवधि जो है वो 6.5 माह का ही केवल लगाया जाएगा और दर जो है वो 12%, सवाल में आप देख सकते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। 12,000 का 12%,
आहरण पर ब्याज निकाल रहे हैं 12,000 का 12%, 12,000 का 12% और उसका 6.5 माह के लिए। ठीक है, ये जो हम यहाँ तक देखे वो 12 महीने का हो जाता है। ठीक है, ये पूरे साल भर का हो जाता है, उसको हमको 6.5 माह का निकालना है। तो क्या करना होगा, 12 से भाग देकर और 6.5 माह से गुणा करना होगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है 6.5 माह बटे 12। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 12,000 गुणित 12/100 ये प्रतिशत हो गया। इसको मैंने मिश्र भिन्न को सिंपल में बदला है। ठीक है, साधारण में बदला है। तो 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़े 13, 13/2 और बटे में 12। ठीक है, और हल करते हैं। 12,000 गुणित 12/100 गुणित 13, ये जो 2 हर में था वो नीचे आ जाएगा। तो 13/12 गुणित 2। अब काटते हैं हम इसका, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर 12 एकम 12 और 12 दहा में 120, यहाँ 2 बचा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 12 पंचे 60 और 60 को जब 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 780। मतलब कि मौली के लिए आहरण पर ब्याज जो है वो 780 रुपये होता है, उसके पूंजी से 780 रुपये माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम ये मौली का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं गोलू के लिए आहरण पर ब्याज कितना होगा। तो गोलू ने भी 12,000 रुपये हर महीना, वो भी 1,000 रुपये आहरित कर रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, माह के अंत में कर रहा है। तो अवधि कितना होगा, 5.5 माह। मतलब जब भी हर महीने आहरण किया जाता है और माह के अंतिम में जब किया जा रहा है तो अवधि हमको कितना लेना होगा, 5.5 माह का लेना होता है। यदि प्रारंभ में कर रहा है तो 6.5 माह, अंतिम में कर रहा है तो 5.5 माह, और यदि मध्य में महीने के बीच में यदि कोई आहरण कर रहा है हर महीने के बीच में, तब वहां पर 6 माह की अवधि ली जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। आहरण 12,000 रुपये, अवधि 5.5 माह और दर हमारा 12%। तो 12,000 का 12% 5.5, 5 से 1/2 बटे में 12। ठीक है, हल करते हैं। 12,000 गुणित 12%, 12/100 गुणित 11/2। इसको मैंने मिश्र भिन्न को सिंपल में बदला है, 5 दूनी 10 और ये 11, 11/2 और बटे में 12। इसको जब हम उतारेंगे तो 11 और ये 2 नीचे उतर जाएगा, 12 गुणित 2। अब हम काटेंगे इसको अंश और हर को, यहाँ से 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर यहाँ पास 2 का पहाड़ा और ये हो गया हमारा 60। 60 को जब आप 11 से गुणा करेंगे तो 660। तो ये हमारा किसका निकल गया, ये हमारा गोलू का भी आहरण पर ब्याज निकल जाता है। ये भी उसकी पूंजी से घटा दी जाएगी, दोनों की पूंजी से ये डेबिट करके आहरण पर ब्याज के नाम से 780 रुपये घट जाएगा। का जो आपका मेन है, ये क्वेश्चन में आपको निकालने बोला था तो आपको इसको मेन के रूप में इसको दर्शाना होगा। अब हम इसको हल करते हैं, ठीक ना। तो आहरण पर ब्याज क्या होता है, ये रफ वर्क में मैंने किया है, लाभ एवं हानि विनियोग खाता, क्योंकि आहरण पर ब्याज को लाभ में जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि मालिक जो है वो क्या कर रहे हैं, आहरण किए थे उस पर वो ब्याज दे रहे हैं। आहरण पर ब्याज फर्म क्या कर रही, मालिकों से वसूल करेगी, तो ये एक तरह से उसके लिए आय है व्यापार के लिए, इसलिए अपने लाभ में ये जोड़ देती है। तो आहरण पर ब्याज हमको इधर क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाभ इधर लिखा जाता है और जो भी बंटवारा करना है वो वह इधर लिखा जाता है। ठीक है, आय हमेशा क्रेडिट होता है और वह हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज मौली के लिए 12,000 का जब आपने निकाला 780। वर्किंग नोट नंबर 2 में मैंने इसको बताया हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट नंबर बोल रहा हूँ, ऐसे मेन में मैंने इसको कैलकुलेशन करके बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मौली का जब आप निकालेंगे 780 रुपये और गोलू का जब निकालेंगे तो 660 रुपये, दोनों को जोड़ते हैं 1440 रुपये। ठीक है, ये तो इसका एक प्रभाव पड़ गया, ये तो रफ वर्क का था। अब हम दूसरा प्रभाव, क्योंकि हम पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी खाते में जाकर क्या करना होगा, आहरण पर ब्याज पूंजी से कम करना होगा। तो पूंजी में खाते में जाकर आहरण पर ब्याज हम डेबिट साइड लिखकर 780 और 660 रुपये लिख देंगे। तो ये हमारा हमने यहाँ पर देखा, जो पूंजी का बोला था उस पूंजी को हमने लिख दिया, पूंजी पर ब्याज जो बोला था उसकी हमने गणना करके यहाँ पर लिख दिया, आहरण पर ब्याज जो बोला था उसका भी हमने गणना करके यहाँ पर लिख दिया। अब हम अगला सेंटेंस में चलते हैं। आगे बोलता है कि गोलू ने 1 अगस्त 2016 को 10,000 रुपए का ऋण फर्म को दिया। गोलू क्या कर रहा है, 1 अगस्त 2016 को
ऋण दे रहा है फर्म को कितना, 10,000 रुपए। अब ऋण दे रहा है, ठीक ना, तो ऋण दे रहा है तो ये तो ऋण के रूप में हुआ, इसको हम पूंजी के रूप में गिनेंगे नहीं, ये ऋण के रूप में हुआ, ठीक है। अब ये ऋण दे रहा है तो व्यापार क्या करेगी, इस पर गोलू को ब्याज देगी, जिसको हम बोलते हैं ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज गोलू को प्राप्त होगा, किसमें से प्राप्त होगा, लाभ के बंटवारा से ही प्राप्त होगा। तो हमने जो लाभ का बंटवारा बनाया हुआ है उसी में से, जो रफ वर्क में हमने किया है, तो इसी में से हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज के नीचे हम ऋण पर ब्याज का भी कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो ऋण पर ब्याज गोलू 10,000 रुपए, 6% सवाल में हमको बताया हुआ कि 6% से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सवाल में 6% से हमको बोल रहा है कि 6% से क्या किया जाएगा, ऋण पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। सवाल में बोला नहीं है, ठीक ना, सवाल में हमको बताया नहीं है कि कितना प्रतिशत से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो हम जैसे ही सब ऋण पर ब्याज के लिए यदि कोई समझौता साझेदारों ने आपस में नहीं किया है, तब क्या होता है, वहां पर साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। और साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि साझेदारों के जो ऋण है उस पर 6% से ब्याज दिया जाएगा। तो हमको यहाँ पर 6% से ब्याज देना होगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, ऋण पर ब्याज इसी लाभ में से बंटवारा होगा, गोलू को दिया जाएगा इसी लाभ में से। ऋण पर ब्याज गोलू के लिए 10,000 का 6%। और आप देखेंगे यहाँ पर हमको अवधि के रूप में भी दर्शाना होगा। क्यों दर्शाना होगा, क्योंकि गोलू ने जो ऋण दिया है वो 1 अगस्त 2016 को दिया है। तो वो जो ऋण दिया वो इस साल पूरे काम नहीं कर पाई, वो तो 1 अगस्त से आई है व्यापार में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने ही इस वर्ष ये ऋण काम कर पा रही है। तो 8 माह ही इस वर्ष ये काम कर पा रही, तो 8 माह का इस पर ब्याज दिया जाएगा। तो ऋण पर ब्याज 10,000 का 6%, 8 माह के लिए 8/12, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे अंश और हर। हमारा यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखेंगे यहाँ पास 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पास आपका 4 आता है। तो यहाँ पर 100 और यहाँ 4 दोनों अंश है, बीच में गुणा का निशान है, गुणा कर देंगे 100 को 4 से, तो 400 हो जाता है। अब तो ये 1 हो गया, मतलब लाभ में से कम हो गया, लाभ में से हमने कम किया, बंटवारा किया। अब दूसरा चीज, 400 रुपए गोलू को रोकड़ में दे देना चाहिए था, तो उसको रोकड़ में ना देके क्या किया जाएगा, उसके पूंजी को ही बढ़ा दिया जाएगा। किस नाम से, पूंजी पर ब्याज के नाम से, ठीक है। पूंजी पर ब्याज बोला, ऋण पर ब्याज के नाम से गोलू के पूंजी को बढ़ा दिया जाएगा, उसको रोकड़ के रूप में ना देकर उसके पूंजी को ही बढ़ा देंगे। यहां पर लिखेंगे पूंजी इधर से बढ़ती है, ऋण पर ब्याज 400 रुपए केवल गोलू के लिए। हमने देखा इसका 2 जगह प्रभाव, एक लाभ को कम कर रहा है, 400 रुपए बंटवारा हो रहा है, और दूसरा पूंजी में बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पर हमारा जो ये वाक्य था, ऋण पर ब्याज का, उसको भी हमने देखा, ऋण पर ब्याज। अब आगे हम चलते हैं, लिखा है वर्ष के दौरान मौली ने 1,000 रुपए प्रति माह के प्रारंभ में आहरित किया, जबकि गोलू ने प्रति माह के अंत में 1,000 रुपए आहरित किया। ये आहरण के विषय में बता रहा है, इसका ब्याज तो हम निकाल चुके हैं, आहरण पर ब्याज का कैलकुलेशन हमने कर लिया। यहाँ पर आहरण के विषय में बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको एक काम करना, आहरण पर ब्याज निकालना, वो तो निकाल लिया, दूसरा आहरण को अपने पूंजी खाते से भी माइनस करना है। तो हम निकालेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे, वो 1,000 रुपए हर महीना दोनों निकाल रहे हैं, तो 12 महीने के 12,000 रुपए होता है, जो इनके पूंजी खाते को कम कर देगा। तो हम पूंजी खाते के डेबिट साइड लिख देंगे, आहरण 12,000 और 12,000, इसका एक ही जगह प्रभाव पड़ेगा। हमने यहाँ पर आहरण के विषय में देखा। उसके बाद आगे लिखता है कि उपर्युक्त समायोजनों के करने से पूर्व लाभ 20,950 रुपए था। तो हमको यहाँ पर ये बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि लाभ का बंटवारा करना है। तो हम आएंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाते में, और यहाँ पर लिख देंगे लाभ एवं हानि विवरण खाता को 20,950 रुपए, ठीक है। आगे सवाल बोलता है, आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए तथा साझेदारों के पूंजी खाता तैयार करिए। तो हमने आहरण पर ब्याज निकाल लिया है और पूंजी खाता हम बना ही रहे हैं,
ठीक है, तो हमने सवाल को यहाँ पर पूरा देखा। ये हमारा जैसे जैसे हमको करने बोला था, जैसे जैसे सवाल हम पढ़ते गए वैसे वैसे जहाँ जहाँ लिखना चाहिए था हमने पूरा लिख दिया। आप देखेंगे लाभ के विषय में बताया, लाभ को हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि लाभ का बंटवारा करना है। आहरण पर ब्याज के बारे में बोला, हमने आहरण पर ब्याज इस लाभ में जोड़ा। और दूसरा चीज पूंजी खाते से हमने आहरण पर ब्याज को माइनस कर दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे पूंजी पर ब्याज के विषय में बोला था, पूंजी पर ब्याज को हमने क्या किया, लाभ से बंटवारा किया और पूंजी खाते में जाकर इसको हमने बढ़ा दिया क्योंकि मालिकों को प्राप्त होता है, रोकड़ के रूप में न देकर उनके पूंजी खाते को बढ़ा दिया। सवाल में हमको आगे बोला था ऋण के विषय में करा था, ऋण पर ब्याज भी हमने दिया। गोलू को केवल 400 रुपये उसका निकला था और उसके पूंजी खाते को हमने 400 से यहाँ बढ़ा दिया, रोकड़ के रूप में न देकर उनको उसके पूंजी को ही बढ़ा दिया गया। सवाल में हमको आहरण के विषय में कर रहा था, पूंजी से हमने आहरण को माइनस कर दिया, आहरण पर ब्याज को भी माइनस कर दिया, सभी चीज हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले इसको क्लोज करेंगे क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि आखिर में जो शेष इसको देने के पश्चात कुछ शेष लाभ बच रहा है क्या। वो लाभ जो है वो 3:2 के अनुपात में देकर अगर लाभ है तो पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा और यदि हानि है तो 3:2 के अनुपात में बांटकर पूंजी खाते से कम कर दिया जाएगा। तो आइए अब हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि पूरा हम लिख चुके हैं। फिर उसके बाद पूंजी खाते को क्लोज करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। इधर का हमने 2 चीजें लिखा है, एक लाभ और दूसरा आहरण पर ब्याज, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 22,390 रुपए। इधर का जोड़ 22,390 रुपए और ये तो हम अभी किए ही नहीं है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज, इन दोनों को केवल हमने दिया है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 6,400 रुपए। 22,390 में जब आप 6,400 रुपए घटाएंगे तो आपका बचता है 15,990 रुपए। 15,990 रुपए आप देखेंगे। 22,390 में 6,400 आपका जो डेबिट का जोड़ है उसको जब आप घटाएंगे तो 0, 9, 13 में से 4 गया, यहाँ पर बचता है हमारा 13 में से 4 गया तो बचता है हमारा यहाँ पास 9 और यहाँ पास 11 में से 6 गया तो 5 और एक ये इसको दिया था इसके पास 1, मतलब 15,990 रुपए बचता है शेष लाभ के रूप में। इस शेष लाभ को हम क्या करेंगे, इनके अनुपात में जो 3 और 2 का अनुपात है वो बांट दिया जाएगा। ये लाभ है क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का जोड़, इधर का लाभ तरफ का जोड़ ज्यादा है, मतलब कि लाभ है 15,990 रुपए लाभ आ रहा है। इसको बांट दिया जाएगा 3 और 2 के अनुपात में, बांट कर इनकी पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बांटते हैं इसको 15,990 को। तो आप देखेंगे 15,990 का मौली के लिए 15,990 का 3/5, 3/5 काटेंगे इसको, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ठीक है, पूरा कट गया। अब ये 9 बारी बारी करके एक उतारेंगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया बचा 4, 4 और 9 49, 4 और 9 49। फिर यहाँ पास 5 9 45, 5 9 45, 49 में से 45 गया तो बचा 4, 4 और 0 40, 5 8 40। ठीक है, तो आता है 3,198 रुपए। अब इस 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4 2 हासिल, 3 9 27, 3 9 27 और 2 जोड़े 29, 29 की 9 2 हासिल, 3 एकम 3, 2 5 और 3 तिहाई 9। उसी तरह जब इसका भी काटेंगे तो वैसे ही आएगा, 3 1 9 8, 2 से गुणा करेंगे तो 6,396 रुपए आ जाता है। इन दोनों का हमारा आ गया 9,594 और 6,396। इसको हम यहाँ पास लिख देंगे। ये लाभ के रूप में बंटवारा करते हुए पूंजी खाता में जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता। मौली के लिए 9,594 और गोलू के लिए 6,996 रुपए। अंदर लिखकर इसको जोड़ेंगे बाहर 15,990, दोनों तरफ का हम जोड़ेंगे तो 22,390, इधर का भी जोड़ हमारा 22,390। अब इसको उठाकर हम पूंजी खाते में ले जाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे उसका दूसरा प्रभाव भी डालते जाइएगा, नहीं तो सवाल मिस्टेक हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पास लाभ एवं हानि विनियोग, मतलब कि ये जो लाभ था उसको हम उठा कर ले गए कहाँ पास, पूंजी खाते में।
तो लाभ एवं हानि विनियोग खाते के डेबिट साइड में देखेंगे आप पूंजी लिखा हुआ है, मतलब कि ये डेबिट है और पूंजी खाता क्रेडिट है। तो क्या करेंगे आप पूंजी खाते के क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे लाभ एवं हानि विनियोग खाता लाभ के रूप में 9,594 और 6,396। ठीक है, तो हमारा जो विनियोग खाता था वो बंद हो गया। ये जो हमारा विनियोग खाता था वो क्या हो गया, हमने पूरा कैलकुलेट करके इसको बंद कर दिया। इसका जो लाभ था उठाकर हम पूंजी खाते में ले गए। तो हमारा ये समाप्त हो जाता है। अब हम पूंजी खाते को बंद करते हैं। अब हमारा ये क्लोज करने का बच गया है। हमने पूरा चीज जहां जहां लिखना था आप देखेंगे, शुरू में शेष बताया था उसको हमने लिखा, पूंजी पर ब्याज का बताया उसको हमने पूंजी में जोड़ दिया, ऋण पर ब्याज के बताया गोलू के बारे में उसको हमने जोड़ दिया, लाभ हमने कैलकुलेट किया वो हमने पूंजी को बढ़ा दिया, आहरण के विषय में बताया था पूंजी से माइनस कर दिया, और आहरण पर ब्याज जो कैलकुलेट किया था उसको भी हमने पूंजी से माइनस कर दिया। अब हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो देखिएगा कैसे क्लोज करेंगे, इधर का जोड़ेंगे क्योंकि हमको देखने से पता चल रहा है कि इधर का जोड़ हमारा ज्यादा है, मतलब कि पूंजी हमारी ज्यादा है। इधर का जोड़ेंगे जितना आएगा उसमें से यहां तक का, क्योंकि ये शेष है इसको घटाने के बाद ही आया है। ठीक है, यहां तक जोड़ेंगे, पूरा जो आएगा उसमें इन दोनों घटाएंगे, जो हमारा आएगा वो साल के अंत में, मतलब कि 31 मार्च 2017 के साल के अंत में ये शेष बचा हुआ है। तो आइए अब हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिएगा इधर का जोड़ 40 और 4 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 53,594 रुपए। 44 इन दोनों का जोड़ा था, उसमें 9,000 आप जोड़ेंगे तो 53 होगा, 53 में 594 और जोड़ देंगे तो 53,594 रुपए। इधर का जोड़ हमारा 12,780, इधर का जोड़ हमारा 12,780। जब आप 53,594 में 12,780 घटा देंगे तो आपका शेष बचता है 40,814 रुपए। यहां पर इसको लिख दिया जाएगा, शेष ले जाएगा 40,814 रुपए। फिर इस तरह इसका जोड़ते हैं 22,400, उसमें 6,000 और जोड़ देंगे तो 28,400 आपका था, 300 और जोड़ दिए 796 रुपए। 28,796 रुपए। इधर का जोड़ 12,660 रुपए। जब आप 28,796 में 12,660 रुपए घटाएंगे तो 16,136 रुपए बचता है। यही हमारा शेष है पूंजी का। इसको हम पूंजी के शेष के रूप में लिख देंगे 16,136 रुपए। तो हमारा दोनों तरफ का हो जाता है। इधर हमारा जोड़ ज्यादा था, इधर हमारा जोड़ कम था। कितना कम था? 40,816 रुपए। मतलब ये अंतिम पूंजी और ये भी अंतिम पूंजी। जब आप पूरा जोड़ोगे तो 53,594, इधर का जोड़ 28,796। तो ये हमारा पूंजी खाता भी क्लोज हो जाता है। तो ये हमारा जो 19वां नंबर का सवाल था एनसीईआरटी की बुक से, पेज नंबर 108 अकाउंटेंसी, ये हमने 19वें नंबर सवाल को आज हल किया। तो आशा करता हूं कि आपका जो ये 19 नंबर का सवाल जो था उसका हल आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो हमारी भी आशा आपसे जुड़ी रहती है कि आप इसे अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे आप लाइक तो जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।